चलो, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यस यस, मनीष जी, जय जगन्नाथ। चलो, बाकी लोग भी बोलो एक बार। चलो, गुड मॉर्निंग यार, बाकी लोग भी बोलो। यस, मेधा, मनीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। चलो, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। ओके 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 ओके, तो स्टार्ट करें अगला टॉपिक हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले दैट इज क्रॉप इकोलॉजी, या फिर हम लोग बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को कुछ बातें पता चलेगी। चलो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, अभी तक हम लोगों ने टिलेज पढ़ा है, सीड एंड सोइंग पढ़ा है, उसके बाद हम लोग गए आगे थोड़ा सा, दैट इज क्रॉप इकोलॉजी। अब इसमें दो बातें होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंक। ये भी होता है, सोर्स क्या होता है एंड सिंक क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं। सोर्स का मतलब होता है कि प्लांट में जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट्स में जहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स। और जहां पर ये फोटोसिंथेसिस होने के बाद एक्यूमुलेशन ऑफ ये सारी चीजें हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सिंक, उसको बोलेंगे हम लोग सिंक। जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग सोर्स, एंड जहां पर ये जाके सब एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिंक, उसको बोलेंगे सिंक। मान लीजिए हम लोग देखते हैं कैरेट के बारे में। तो कैरेट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है लीव्स में, और नीचे जाके कैरेट जो होगा जिसमें ये एक्यूमुलेशन होगा सारा, उसको बोलेंगे सिंक। लाइक मैंगो के बारे में हम लोग देखेंगे, सोर्स होगा यहां पर प्लांट के पत्ते, और सिंक होगा यहां पर उसका मैंगो फ्रूट। मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सोर्स, और जहां पे ये एक्यूमुलेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सिंक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रो इकोलॉजी। अब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ, आजू बाजू वाला, द स्टडी ऑफ रिलेटेड टू द एनवायरमेंट या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, इसका रिलेशन विद द क्रॉप है ना, इसका रिलेशन विद द क्रॉप। अब आपने देखा होगा इंडिया जो है ना, इंडिया, तो इंडिया को हम लोगों ने डिवाइड किया है अलग अलग स्टेट्स में। सो नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में कितने हैं बताइए मुझे जरा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितना जनरल नॉलेज है आपको। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। अभी ये स्टेट्स क्या चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? दैट इज ऑन द लैंग्वेज, है ना। तो बिहार है तो मैथिली लैंग्वेज, या फिर सॉरी बिहारी है या फिर भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश है, मैथिली लैंग्वेज है। महाराष्ट्र है, मराठी है। गुजरात है, गुजराती लैंग्वेज है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज है, ये हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मली अगर इंडिया में, अब देखो यहीं पे गलती है, तो कुछ लोगों का 29 कहना है, कुछ लोगों का 28 कहना है, कुछ लोगों का फिर से 29 कहना है, कुछ लोगों का 28 कहना है। एक आध कोई होगा तो 32 भी लिख दो, कोई लिख दो 32, 31, 32, कुछ तो बराबर आ ही जाएगा। सो इंडिया में हम लोग देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज के ऊपर क्लासिफाई किए गए? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज के ऊपर क्लासिफाई किए गए हैं। सो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे, बिहार स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात है, केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ऐसे अलग अलग स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेट्स अलग अलग तरीके से स्टेट्स हम लोगों ने देखा है। अब सिंपल सी आसान सी बात क्या है ये भी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। सोर्स का मतलब जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है दैट इज सोर्स, और जहां पे ये सारी चीजें जाके एक्यूमुलेट हो रही है दैट इज कॉल्ड एज सिंक। फ्रूट सिंक होता है, और पत्ते प्लांट्स के दैट इज अ सोर्स होते हैं। अब नॉर्मली हम लोग देखेंगे ना तो इंडिया को हम लोगों ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी वैसे ही हम लोगों ने क्लासिफाई किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ वहां की सॉइल कैसी है, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारी चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के प्लानिंग कमीशन ने 15 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, वहां पे आने वाले प्रॉब्लम्स, वहां पे आने वाली सारी चीजें। और हियर आर अबाउट 14 एंड 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यहां पर है। होप सो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, अगर नहीं दिखाई देते हैं तो मैं आपको बोल दूंगा कि कैसे है। सो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया ना, 15 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इसको क्लासिफाई किया है, जिसमें क्लासिफिकेशन इंडिया का कैसे किया गया है यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, समझे भी होंगे, समझने की कोशिश की होगी,
लेकिन सारे के सारे याद नहीं होंगे। कैसे याद करना है, कैसे समझना है, ये बोलता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिमालयन रीजन। पहले तो आपको यह समझना है कि दिशा, तो दिस इज कंसिडर्ड एज ईस्ट साइड, दिस इज वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड। तो अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर है ईस्ट साइड, ये है वेस्ट साइड, ये नॉर्थ साइड एंड ये साउथ साइड। अब यहां पर है हिमालय, हिमालय के इस साइड वाला रीजन इसको बोलते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ईस्टर्न हिमालयन रीजन इस साइड में है, इसलिए इसको बोलेंगे वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ओके, यहां तक क्लियर है? मुझे बोलो, दो एग्रोक्लाइमेटिक जोन तो हो गए अपने ऑन द बेसिस ऑफ हिमालय, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। क्योंकि हिमालय के ईस्ट साइड में, हिमालय के वेस्ट साइड में, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, यहां से जाने वाला है हमारा जो गंगा नदी है हमारी, वो यहां से जाने वाली है, यहां से ऐसे जाती है गंगा नदी, ऐसे, और ये आ रही है यहाँ पे। तो गंगा नदी जो है ना, गंगा मेरी माँ है, ये गंगा नदी ऐसे है यहां पे। तो इंडिया से सबसे ज्यादा वाटर फ्लो करने वाली जो रिवर है, दैट इज नेम्ड एज गंगा। तो ये नदी यहां से जाएगी, और यहां से भी एक नदी आती है। अगर कोई इस रीजन से हो तो आपको याद होगा, आसाम वगैरह कोई तो भी है अपना बंदा, तो यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ये नदी जिसका नाम है गंगा। ये दोनों मिक्स होती है और यहां पे चली जाती है। यहां पे है अपना कौन सा स्टेट, सॉरी कौन सा देश, शाकिब अल हसन वाला देश, नाम है उसका बांग्लादेश। तो ये सारी नदियां दोनों मिलाकर जाती है बांग्लादेश में, जहां पर उसका नाम होता है पद्मा। एंड दैट्स वाई यहां पे बहुत सारा फ्लड हमेशा ही दिखाई देगा। एक तो समुद्र के किनारे है, एंड सेकेंड थिंग यहां पर आने वाली गंगा नदी का फ्लो और ब्रह्मपुत्रा नदी का फ्लो, ये दोनों भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे, हिमालय के इस साइड में ईस्टर्न हिमालयन रीजन, हिमालय के इस साइड में वेस्टर्न हिमालयन रीजन। अब अगर हम लोग देखेंगे तो गंगा नदी का निचला भाग, यहां पर गंगा नदी का निचला भाग है, इसलिए इस वेस्ट बंगाल को कहेंगे लोअर गैंगेटिक प्लेन। गंगा नदी यहां से बीच से जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं मिडल गैंगेटिक प्लेन। गंगा नदी के ऊपर वाला पोर्शन है, इसलिए उसको बोलते हैं अपर गैंगेटिक प्लेन। जहां से गंगा नदी का स्टार्ट हो रहा है, उगम हो रहा है, दैट इज पंजाब हरियाणा, ये रीजन, दैट इज जनरली कंसिडर्ड एज ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। तो अभी तक हम लोगों ने कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स देखे, देखो, एक ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, लोअर गैंगेटिक प्लेन, मिडल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन एंड ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। यहां तक सारे के सारे अगर हो गए हो तो आप मुझे एक बार बता दीजिए। तो हम लोग अभी तक कहां पर पहुंचे हैं, ये देखो, 6 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं। 6 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स क्लियर है तो क्लियर बोल दीजिए, फिर मैं आगे जाके आपको बोलूंगा आगे। यस, ओडिशा भी साइक्लोन प्रोन जोन है सर, यस यस मनीष जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, गंगा उत्तराखंड से ओरिजिनेटेड है, रहने दीजिए ना गंगा नदी का, मैं सिर्फ बोल रहा हूं गंगा नदी ओरिजिनेटेड कहां से भी हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि गंगा नदी जो है ना, ये इस तरीके से यहां से मूव ऑन करती है। ओरिजिनेटेड कहीं से भी हो, उत्तराखंड से हो, देवभूमि बोलते हैं उसको, देवभूमि है ना उत्तराखंड, हम आए थे वहां पे अभी उत्तराखंड में, बहुत घूमे भी। झील है, झील वाला एक शहर है, नाम भूल गया मैं उसका, एक झील वाला शहर है, झील वाला नैनीताल, नैनीताल भी आए थे अभी कुछ दिन पहले ही बात है, आए थे वहां पे घूमने के लिए। अच्छी जगह है, अच्छी सिटी है, अच्छी जगह है देखने के लिए, बहुत अच्छा मौसम है। नैनीताल आए थे अभी घूमने के लिए। सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, लोअर गैंगेटिक प्लेन, मिडल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन एंड ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, ये उत्तराखंड का भी पोर्शन इसमें आता है। यस, नैनीताल। अब हम लोग देखेंगे कि प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब होता है कि जहां पे प्लेन रीजन है, जहां पर प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन। तो प्लेन रीजन कहां पे होता है, तो अगर देखेंगे इधर देखेंगे तो ये ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, प्लेन रीजन का मतलब होता है प्लेट्यू, सपाट जमीन, एक जैसी जमीन। तो इसका है ईस्टर्न प्लेट्यू, इसको बोलेंगे वेस्टर्न प्लेट्यू, दिस इज कॉल्ड एज साउदर्न, सॉरी सेंट्रल प्लेट्यू, ये है साउदर्न प्लेट्यू। ईस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू एंड साउदर्न प्लेट्यू, ये 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गए। ये देखो, ईस्टर्न प्लेट्यू ये साइड में है, सेंट्रल प्लेट्यू ये हुआ, वेस्टर्न प्लेट्यू ये हुआ और साउदर्न प्लेट्यू ये हुआ। तो 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गए अभी कंप्लीट। अब इसको बोलते हैं कोस्ट रीजन, कोस्टल रीजन, जो समुद्र का किनारा होता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ईस्टर्न कोस्टल रीजन, इसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल रीजन। और 2 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गए, 12 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गए। अब गुजरात ऑयल सीड रीजन, राजस्थान ड्राई रीजन, 14 एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गए। और आइलैंड्स, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। सो ऐसे 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। मैं सवाल आपसे पूछूंगा, जवाब आप ही लोग दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, सवाल आपसे पूछूंगा, जवाब भी आप ही लोग दोगे।
इसमें से कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में एप्पल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा एप्पल प्रोडक्शन कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में होगा? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे चाहिए। बोलो। इस रीजन में होगा, इसका नाम वेस्टर्न हिमालयन रीजन है ना। अब सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होगी? जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा होगा। फॉरेस्ट ज्यादा कहां पर है? यहां पर, दैट इज ईस्टर्न हिमालयन रीजन। तो यहां पे बारिश हो रही है सबसे ज्यादा। यहां पर आप लोग देखोगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है ना। यस, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। तो आप लोग समझ रहे हो, बस यही तो बात है। अब इतने दिनों तक आपने याद किया था, अभी आपको मतलब समझ में आ रहा है। इतने दिनों तक आपने याद किया था, अब मतलब समझ में आ रहा है। चलो, इतने दिनों तक ये सच बात है, अभी मतलब समझ में आ रहा है। और अभी याद करने की जरूरत नहीं है, अभी याद करने की जरूरत नहीं, अभी समझ जाएंगे आप वैसे भी। अगर मैं ये बात बोलूं कि अगर राइस का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ऑफ राइस इज मैक्सिमम इन वेस्ट बंगाल, तो ये कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन है? लोअर गैंगेटिक प्लेन। लोअर गैंगेटिक प्लेन है ना। तो दिस इज अ फ्लड रीजन। ज्यादा से ज्यादा फ्लड यहां पे होगा, क्योंकि समंदर का भी पानी और यहां का भी पानी है ना। वेस्टर्न ड्राई रीजन कहां पे? ये क्या वेस्टर्न ड्राई रीजन? ये रहा राजस्थान का वेस्टर्न ड्राई रीजन। और ये गुजरात का ऑयल सीड रीजन, गुजरात प्लेन्स एंड हिल ऑयल सीड वाला रीजन। और वेस्टर्न ड्राई रीजन मतलब राजस्थान, ये वेस्टर्न साइड है ना बेटा। 14 नंबर ये वाला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से पढ़ते हैं अभी, बहुत आसानी से। सबसे पहले बात है, दैट इज अ वेस्टर्न हिमालयन रीजन। तो यहां पे सॉइल कैसी होगी? हिली सॉइल होगी, हिली ब्राउन सॉइल होगी, है ना। उसके बाद आइस फॉल या फिर स्नोफॉल ज्यादा होगा यहाँ पे, इसलिए यहां पर एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट ये क्रॉप ज्यादा लेंगे अपन। एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट ये क्रॉप ज्यादा लेंगे अपन, है ना। यस। उसके बाद हिली ब्राउन सॉइल है। यहां पर स्केलेटल सॉइल भी है। स्केलेटल सॉइल का मतलब क्या होता है? कि जो सॉइल ढांचा ढांचा बनाती है, दैट इज अ स्केलेटल सॉइल, है ना, स्केलेटल सॉइल। अब हम लोग आगे बढ़ते, इधर हम लोगों ने देखा दैट इज अ ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ईस्टर्न हिमालयन रीजन का मतलब क्या हो रहा है बेटा? ईस्ट रीजन में जो सॉइल है, अब यहाँ पे एलुवियम सॉइल है, एलुवियल सॉइल। तो दो अलग अलग तरीके की सॉइल होती है। एलुवियम सॉइल, द सॉइल विच इज फॉर्म्ड विथ हेल्प ऑफ द वाटर, पानी के मदद से जो तैयार हो रही है। अब पानी के मदद से कैसे? यहाँ पे मान लीजिए कोई ना कोई बड़ा पत्थर है, पत्थर बोले तो सर हम हमारी भाषा में रॉक है, रॉक। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रॉक है, तो बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से रॉक फूट रहा है, टूटने की वजह से भी पानी के साथ बह रहा है, पानी के साथ बहने की वजह से उसकी मिट्टी तैयार हो गई है। सो अगर ऐसे हो रहा है तो दैट सॉइल इज कॉल्ड एज एलुवियम सॉइल। तो ब्लैक सॉइल भी एलुवियम होती है, रेड सॉइल भी एलुवियम होती है। एलुवियम का मतलब होता है द सॉइल विच इज फॉर्म्ड विथ हेल्प ऑफ द वाटर, पानी के हेल्प से वो तैयार हो रही है। द सॉइल विच इज फॉर्म्ड विथ हेल्प ऑफ द वाटर, पानी के हेल्प से तैयार हो रही है, तो एलुवियम सॉइल। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर बारिश का मौसम हो ना हो, ऐसे हम लोग देखेंगे पत्थर है, ये देखो, ये है आपका मान लीजिए हिली एरिया, यहां पे कोई बड़े बड़े रॉक्स है, अगर ये नीचे चले जाते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी वजह से टूटने से मिट्टी तैयार हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज कोलुवियम सॉइल, कोलुवियल सॉइल, है ना, कोलुवियल सॉइल। तो ये ऐसे पढ़ना ऐसे ही है हम लोगों को कि दिस इज कॉल्ड एज कोलुवियल सॉइल। बारिश हो रही है, एलुवियल सॉइल, है ना, बारिश हो रही है या फिर पानी के हेल्प से, वाटर के हेल्प से हो रही है, दैट इज एलुवियल सॉइल, है ना। तो ये बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, सॉइल साइंस में आप लोग ये पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब ये हुआ लोअर गैंगेटिक प्लेन, ये हुआ मिडल गैंगेटिक प्लेन, ये अपर गैंगेटिक प्लेन, ये ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। समझ रहे हो बात को? बस बस अभी पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। अगर यहां तक क्लियर है तो सारे लोग क्लियर बोल दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा है वेस्टर्न हिमालयन रीजन। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में यहां पे ये पोर्शन सारा का सारा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है ना, इधर चाइना है, इधर चाइना है, ये नालायक लोग इधर रहते हैं। एलुवियल सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। सर ये तो आज पहली बार पता चला। अच्छा ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं रिवीजन लेक्चर लूंगा आपका सारी के सारे। अब एलुवियल सॉइल ये रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में क्या डिफरेंस है? अगर पत्ते, प्लांट्स के पत्ते झड़ रहे, नीचे पत्ते हैं अभी, तो अगर पार्शियली डिकम्पोज हुए तो ऑर्गेनिक मैटर, कंप्लीट डिकम्पोज हुए तो ह्यूमस। ये डिफरेंस होता है उसमें, ये डिफरेंस होता है उसमें बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा सा। यस आशीष, चलो
तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पोर्शन है, तो ये ठंडा पोर्शन है। तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, सॉरी उत्तर हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है या फिर उत्तराखंड है। स्केलेटल सॉइल ऑफ कोल्ड रीजन, ठंडी मौसम। पोडसोलिक सॉइल मतलब ऐश ग्रे कलर, पोडसोलिक सॉइल। आपने ये देखा होगा, देखो अगर मिट्टी में यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिक्वी ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड अगर एक्यूमुलेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेड सॉइल। अगर ये नीचे चले जाते हैं और वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं और सब सरफेस हार्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल, सो लैटराइट सॉइल इज मेड अप ऑफ द रेड सॉइल। और लैटराइट सॉइल की खासियत ये है कि लैटरिक मतलब ब्रिक्स, हमारे घर पे जो ब्रिक्स लगाते हैं, घर बनाते हुए ईंटें लगाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज लैटराइट सॉइल। अगर मान लीजिए इनकी वजह से यहां पे रेड कलर आ रहा है और ये निकल गए यहां से, तो सारी चीजें, जिंदगी विल बी बेरंग। क्यों सर? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिक्वी ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, इसकी वजह से उसको रेड कलर आ रहा है और रेड कलर निकल गया पूरा, ये सारे के निकल गए यहां से, तो यहां पे कलर कौन सा होगा? ऐश ग्रे कलर। सो उस सॉइल को बोलते हैं पोडसोलिक सॉइल। अगर कोई सॉइल ऐसी हो कि जिसमें लीचिंग बहुत ज्यादा हो चुका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सिक्वी ऑक्साइड जिंदगी से निकल गए, तो कलर ही निकल रहा है ना वहां से, क्योंकि इन लोगों की वजह से तो जिंदगी में रंग है, तो ये सारे लोग निकल गए तो जिंदगी होगी बेरंग, बेरंग होंगी। तो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ पोडसोलिक सॉइल। मतलब ऐश ग्रे कलर की सॉइल अगर हो तो पोडसोलिक सॉइल। माउंटेनियस सॉइल, हिली ब्राउन सॉइल, ये रीजन में हम लोगों को दिखाई देगी। सर हिली रेनफॉल एरिया में ह्यूमिड सॉइल होते हैं ना सर? ह्यूमिड सॉइल नहीं होते, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिड का मतलब जहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है हवा में, दैट इज ह्यूमिड। ह्यूमिड क्लाइमेट में आता है, ह्यूमिड सॉइल में नहीं आता बेटा, है ना? चलो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड सॉइल नहीं होती है। तो इस रीजन में क्लाइमेट कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। एनुअल रेनफॉल 1650 से 2000 mm के आसपास। खरीफ सीजन में मेज, राइस, पोटैटो लगा सकते हैं लेकिन लगाते नहीं है। विंटर में बार्ली एंड ओट, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, सारे के सारे टेम्परेट क्रॉप है। ठंड के मौसम में आने वाले क्रॉप्स, टेम्परेट क्रॉप। सो एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, ये सारे के सारे टेम्परेट क्रॉप्स हैं। यहां पे लेंगे एवरेज टेम्परेचर 5 to 30 डिग्री सेल्सियस। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अभी हिली एरिया है तो लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम है, हिली एरिया है, ठंड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चिलिंग इंजुरी होने की पॉसिबिलिटी यहां पे बहुत ज्यादा है। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, नेशनल प्रोडक्टिविटी से थोड़ा सा प्रोडक्शन कम है क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है ना सर? कैलकेरियस ग्रे कलर के होते हैं ना सर? एग्जाम्पल इन बिहार। हाँ, कैलकेरियस का मतलब क्या होता है? कैलकेरियस का मतलब होता है चूना। हमारे यहाँ पे नहीं खाते लोग कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम लोग सॉइल में देखें तो कैल्शियम, दैट इज कैलकेरियस सॉइल का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर कोई सॉइल में हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज कैलकेरियस सॉइल, है ना? और प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिफिकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सॉइल नहीं, एग्रोनॉमी पढ़ रहे, एग्रोनॉमी में वापस आते, चलो वापस आओ। अब ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ईस्टर्न हिमालयन रीजन मतलब कौन सा? वो सेवन सिस्टर्स वाला। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा, ह्यूमिड रीजन सबसे ज्यादा, क्योंकि रेनफॉल सबसे ज्यादा हो रहा है। 36 mm, 3600 mm, 3600 mm के आसपास रेनफॉल होगा वहां पे। हाई रेनफॉल यानी हाई फॉरेस्ट कवर एरिया, है ना? सबसे डेंस फॉरेस्ट, या फिर हम लोग देखते हैं कि सबसे हाई बाय परसेंटेज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से रीजन में होता है? बाय परसेंटेज फॉरेस्ट कौन से रीजन में सबसे ज्यादा होता है? बाय परसेंटेज फॉरेस्ट कौन से रीजन में सबसे ज्यादा होता है? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? कौन से स्टेट में बाय परसेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है? नाम है उसका मिजोरम। कि जितना भी उसका ज्योग्राफिकल एरिया है, 86% एरिया यहां पर मिजोरम का ये फॉरेस्ट में आ चुका है। ह्यूमिड सॉइल होते हैं ना सर? सर ह्यूमिड का मतलब समझिए, सॉइल के अंदर भी जो क्लाइमेट होता है ना, उसी को ह्यूमिड इज द वर्ड रिलेटेड टू द क्लाइमेट। ह्यूमिड सॉइल का मतलब क्या होता है वो भी समझिए आप, कि सॉइल के अंदर अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो उसको ह्यूमिड सॉइल बोलेंगे। तो ह्यूमिड इज द वर्ड नॉट ओनली रिलेटेड टू द सॉइल, दैट इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ह्यूमिड सॉइल नहीं हो सकती है, ह्यूमिड सॉइल भी हो सकती है, लेकिन ह्यूमिड इज द वर्ड रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर, इतना ध्यान रखिएगा। मेघालय, मध्य प्रदेश, कुछ भी मत बोलो बेटा, मिजोरम है आंसर उसका, मिजोरम आंसर है उसका। तो मिजोरम में सबसे ज्यादा बाय परसेंटेज फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, मिजोरम। मिजोरम, ये सवाल मेरे टाइम पे भी पूछा गया था। चलो रवि ध्यान में रखना कुछ चीजें। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पे कौन सी मिट्टी होगी? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए एलुवियल सॉइल है। क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमिड है क्योंकि यहां पर होने वाला रेनफॉल बहुत ज्यादा है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन ह्यूमिड है। ओके, क्रॉप राइस है, मेज है, पोटैटो है, टी है, जूट है, रेपसीड है इस एरिया में, लेकिन जंगल बहुत ज्यादा है ना? तो ये क्रॉप ज्यादातर लगाते ही नहीं है। वहां पे जो कल्टीवेशन किया जाएगा दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब सर ये लैंड है तो इस लैंड में पहले यहां पे सोइंग करेंगे सेम क्रॉप, नेक्स्ट टाइम यहां पे सो करेंगे क्रॉप सेम, बट लैंड विल बी चेंज। दैट्स वाई लैंड रोटेशन यहां पे होगा, दैट्स वाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहां पे होगा, राइट? चलो आगे बढ़े अभी थोड़ा सा। अब थर्ड एग्रोक्लाइमेटिक जोन अभी आता है गंगा नदी के किनारे। गंगा
गंगा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यस। चलो बाकी लोग एक बार क्लियर हो, दोनों पहले एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए एक बार फटाफट से। पहले दोनों एग्रो क्लाइमेटिक जोन, मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, ठंडा मौसम है, सॉइल ह्यूमिड है, ह्यूमिड सॉइल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बोलो। ओम प्रकाश जी ने क्लियर डाला, बाकी लोग मर गए क्या? आशीष क्लियर डाला, शिवांगी यस, मनीष, सूरज, मेधा, अग्रिमा, कृति, खुशबू, आकृति, मयांक, आगे बढ़ते बहुत। लोअर गैंगेटिक प्लेन, अब गंगा नदी का ये पार्ट जहां पे आता है हमारा वेस्ट बंगाल। उड़ी बाबा तेना चाल बे, क्वेश्चन कैसे आता है आखिरी में देखेंगे अपन। उड़ी बाबा तेना चाल बे, ओ बाबू मोशाय, हाँ तेना चाल बे, चाय पियोगे चाय? तो बाबू जी यहां जो वेस्ट बंगाल है वहां पे प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ये देख लीजिए एक बार। यहां पर क्या दिक्कत है वो देखो। यहां से नॉर्मली ना, यहां से नॉर्मली गंगा नदी ऐसे बहते हुए आएगी इधर। तो यहां पर जब गंगा नदी होगी तो बाबू मोशा यहाँ पे गंगा नदी में जो पानी है तो यहाँ पे बहुत फ्लडी एरिया रहता है। तो जहां पर पानी ज्यादा है वहां पे ज्वार लगा सकते हो आप? नहीं। वहां पे बाजरा लगा सकते हो आप? नहीं, है ना। वहां पे कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए? तो बाबू मोशा है वहां पे जो क्रॉप लगाना है वो है राइस, क्योंकि यहाँ पे फ्लड फ्लड है, पानी बहुत ज्यादा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। तो इस एरिया में, इस रीजन में कौन सा क्रॉप लगाओगे? राइस। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल में या फिर लोअर गैंगेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का। सो बेसिकली वेस्ट बंगाल का रीजन आता है एलुवियन प्रोन टू फ्लड, प्रोन मींस वहां पे वो इजीली वहां पे फ्लड आ सकता है। एनुअल रेनफॉल कम है वैसे तो, 1200 से 1600 mm तक रेनफॉल है। टेम्परेचर 10 से 24 डिग्री सेल्सियस। प्रोडक्शन इज हाईएस्ट, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज मोर। वेस्ट बंगाल हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ राइस यहां पर होगा, वेस्ट बंगाल में होगा। उरी बाबा, उरी बाबा समझो, समझो बात को। अब आते हैं मिडल गैंगेटिक प्लेन। तो मिडल गैंगेटिक प्लेन में कौन आ रहा है? देखो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार आ रहा है। एंड 39% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया ऑफ द रीजन इज इरिगेटेड। क्यों सर ये मिडल गैंगेटिक प्लेन में ऐसा क्या है? अरे मेरा भाई वहां पे गंगा नदी है, गंगा नदी, गंगा नदी है, यहां पर गंगा नदी है। सर शुगर केन क्यों नहीं लगाते? ज्यादा वहां पर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फ्लड प्रोन एरिया, इसीलिए। इसके पहले लगाएंगे ना, ये आ गए ना अभी राम, ये आ गए अपन बिहार में आ गए, उससे उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब आएंगे ना तब लगाएंगे शुगर केन अपन, डोंट वरी। शुगर केन लगाना है, इधर लगाना है। अब आएगा मिडल गैंगेटिक प्लेन, तो पानी इधर भी है, पानी उधर भी है, तो सारे रीजन में पानी ही पानी है। तो जितना भी क्रॉप यहां पे लगाया जाएगा, आ, बिहार है, ये बिहार है। तो बिहार में सुन रहा हो बबुआ, तो बिहार में जितना भी यहाँ पे गंगा नदी है इसके आजू बाजू में जो छठ पूजा होती है, यस, जो छठ पूजा होती है, तो आजू बाजू में मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर इरिगेटेड। तो यहां पर जितना भी क्रॉप लगाओगे 40% एरिया तो वैसे ही इरिगेटेड है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी वहां से गई है, तो मिडल से गई है, इसलिए मिडल गैंगेटिक प्लेन, इसलिए इरिगेटेड एरिया ज्यादा है, यहां पर इरिगेटेड एरिया ज्यादा है। क्लाइमेट सब ह्यूमिड टू ड्राई क्लाइमेट। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 142%। सर हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, बताते हैं अगले पेज पे। सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सुन लो बेटा। आपके पास टोटल लैंड होल्डिंग कितनी है? टोटल लैंड होल्डिंग जितनी है, अब इसमें से मान लीजिए आपके पास 20 हेक्टर लैंड होल्डिंग है टोटल, तो इसमें से खरीफ सीजन में कितना शो कर रहे हो आप? 20 हेक्टर से मान लीजिए खरीफ सीजन में 20 हेक्टर शो कर दी। रबी सीजन में बारिश कम हुई थी तो 15 हेक्टर ही शो कर दी, 5 हेक्टर मैंने छोड़ दी। समर सीजन में बारिश ही नहीं हुई तो मैंने कुछ शो ही नहीं किया, तो 20 के 20 हेक्टर छोड़ दी। और टोटल लैंड होल्डिंग कितना है? 20 हेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे मिल जाएगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो कितनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ रही है बताइए मुझे? 20 और 15 35, 35 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। सॉरी, समझ रहे हो? हाँ सर का क्वांट बहुत डेंजर है। आशीष को पता है। चलो
तो कितना आ रहा है 20 + 15। बट आशीष यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, भयानक काम है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना, वो सच में समझ जाएंगे वैसे ही होता है करके। यस 175%, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे 175%। तो ये 175% क्या हुआ, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हुई। क्या हुआ है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। मैं आपको एक बात बताता हूं, चलो आपको एक सवाल पूछता हूं, हर सवाल का जवाब। मेरे पास टोटल लैंड होल्डिंग जो है, मेरे पास जो टोटल लैंड होल्डिंग है वो है 10 हेक्टर। 10 हेक्टर जवाब बताना है आपको। द टोटल लैंड होल्डिंग इज 10 हेक्टर। मैंने खरीफ सीजन में 10 हेक्टर सो की, रबी सीजन में 10 हेक्टर सो की और समर में 5 हेक्टर सो की। व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, आंसर बताओ। अच्छा लगा ना? चावल की ना वन ठीक है। 250 आ रहा है आंसर। 10 10 20 25, 25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 250% आना चाहिए। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% से आगे कैसे जाती है समझ रहे हो आप? क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% से आगे कैसे जाती है समझ रहे हो आप? यस 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 यस। क्रॉपिंग इंटेंसिटी पंजाब की सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पे इरिगेशन अवेलेबल बहुत ज्यादा है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग अपर गैंगेटिक प्लेन, मतलब ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सीतापुर का चॉकलेट खाए हो भैया, तो ये आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहां पे क्या होगा बेटा, उत्तर प्रदेश में कैनाल्स ज्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ज्यादा है। हम लोग देखते हैं जुलाई में लगभग 26 से 41 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, जनवरी में 7 से 23 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। सो यहाँ पे मेन क्रॉप है राइस, व्हीट, मेज एंड शुगर केन। जो आप बोल रहे थे ना शुगर केन जी, तो ये शुगर केन यहाँ पे अभी शो कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में एरिया सबसे ज्यादा है, एरिया सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का, इसीलिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि अपर गैंगेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा क्रॉप लगाए जाते हैं, है ना? ओके चलो अब बढ़ते हम लोग ट्रांस गैंगेटिक प्लेन के बारे में। ट्रांस गैंगेटिक प्लेन कौन सा होता है? पंजाब। तो यहां पे सबसे सारी चीजें सबसे ज्यादा, हाईएस्ट सोन एरिया पंजाब में सबसे ज्यादा, कि जितना भी एरिया है उनका टोटल, उससे सबसे ज्यादा एरिया वहां पे ही सोइंग होता है। बाकी स्टेट्स में नहीं होता है, बाकी स्टेट्स में थोड़ा बहुत कम ज्यादा, कि मतलब जितना 100 एकड़ जमीन है तो वो 50 एकड़ ही शो करेगा, 60 एकड़ ही शो करेगा, क्योंकि इरिगेशन अवेलेबल नहीं है। ट्रांसगैंगेटिक प्लेन उत्तराखंड से यहां से गंगा नदी जा रही है, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का कुछ पोर्शन, तो जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोन एरिया उसी रीजन में, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया उसी रीजन में है, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी उसी रीजन में है, हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन उसी रीजन में। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन का मतलब जमीन में से पानी अपलिफ्ट करो और क्रॉप के लिए यूटिलाइज करो। सो हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, मान लीजिए कोई कुआ हो, उनके पास कैनाल्स ज्यादा है, ट्यूबवेल्स बहुत ज्यादा है, सो दैट इज द रीजन कि ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन ये रीजन करता है, जिस रीजन का नाम है ट्रांसगैंगेटिक प्लेन। क्या नाम है? ट्रांसगैंगेटिक प्लेन। सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोन एरिया, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन पंजाब में हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो ये ईस्ट साइड है ना इंडिया की, इसमें बहुत ज्यादा ना प्रोडक्शन होता है, ना क्रॉप यूज किए जाते हैं, ना ईस्टर्न कोस्टल पे ना फिशरी ज्यादा होती है। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन के बारे में आपको बहुत कम पूछेंगे। सो ईस्टर्न कोस्टल रीजन में अगर हम लोग देखेंगे, ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, पहले तो ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, ये पठार वाला भाग। सो ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन आता है, जहां पर सॉइल शैलो है, डेप्थ उतनी नहीं है, इसलिए वाटर जो है, वाटर डिप्लेशन बहुत ज्यादा है, या फिर पानी जितना ही वो बह के चला जाता है, ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है। थोड़ा बहुत ग्राउंडनट का प्रोडक्शन इस रीजन में होता है, ज्यादा नहीं होता है। बढ़ते थोड़ा सा आगे हम लोग, उसके बाद आते हैं हम लोग सेंट्रल प्लेट्यू रीजन पे। सेंट्रल प्लेट्यू रीजन मतलब ये, सेंट्रल प्लेट्यू रीजन का मतलब होता है ये रीजन। तो उसमें मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सेमी एरिड रीजन है क्योंकि बारिश बहुत कम हो रही है। यहां पे लगभग 750 mm तक ही रेनफॉल होता है, यहां पर ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, इसलिए सेमी एरिड रीजन।
सो रेनफॉल कम का मतलब मिलेट्स, रेनफॉल कम का मतलब कॉटन, रेनफॉल कम का मतलब सनफ्लावर, रेनफॉल कम का मतलब ऑयल सीड्स। सो ये क्रॉप्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। सर सॉइल कैसी है? रेड भी है, येलो भी है, ब्लैक भी सॉइल है। येलो सॉइल होती है, हाँ येलो भी सॉइल होती है। तो रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ये सॉइल्स हम लोगों को ये सेंट्रल इंडिया में दिखाई देगी। अब देखते हैं इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में कौन आता है? तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर बहुत कॉमन है। रीजन क्या है सर? क्योंकि बारिश नहीं है। बारिश नहीं है तो पानी आएगा कहां से? अब आते हैं इधर वाले रीजन में। ये रीजन, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है। ये तो इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन। इधर वाला रीजन है ये वाला रीजन महाराष्ट्र का। सो रेनफॉल 904 mm, 904 से 1000 mm तक रेनफॉल यहाँ पे होगा, 1000 mm। तो एवरेज रेनफॉल तो अच्छा है। नेट सोन एरिया जितना भी टोटल एरिया 65% एरिया सो किया जाता है। फॉरेस्ट एरिया 11%, इरिगेटेड एरिया 12.5%। अब आप लोगों ने देखा इधर जो है ये उत्तर प्रदेश में इरिगेटेड एरिया 40% है, यहाँ पे इरिगेटेड एरिया सिर्फ देखो 12% है, 12.5% है। इतना डिफरेंस है। तो हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया अगर हम लोग देखें तो वो इधर है पंजाब में। लेकिन इरिगेशन यहां पे भी बहुत अच्छा दिया जाता है कि जितने टोटल क्रॉप है उसमें से 40% इरिगेटेड है उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर गैंगेटिक प्लेन। अब यहां पर कौन सी मिट्टी होगी? दैट इज अ ब्लैक सॉइल, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था। वर्टिसोल इज मैक्सिमम इन, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा वर्टिसोल है? ये सवाल आईबीपीएस एएफओ में पूछा गया था, नाबार्ड में भी। तो कौन से रीजन में ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा है? तो रीजन का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो यहां पे कौन से क्रॉप लगाएंगे? दैट इज जवार, बाजरा, कॉटन, व्हीट, मिलेट्स, ग्रेप्स, उसके बाद में पोमोग्रेनेट, उसके बाद में ग्रेप्स, मिलेट, ग्रेप्स, ये सारी चीजें यहां पे लगाई जाती है। येलो सॉइल सच में येलो दिखती है या सिर्फ बोलते हैं? सिर्फ बोलते येलो सॉइल मतलब थोड़ा बहुत दिखती भी है। चलो, जवार, बाजरा, कॉटन, व्हीट, उसके बाद पोमोग्रेनेट, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, मिलेट्स है, ये सारी चीजें इस रीजन में सबसे ज्यादा दिखाई देगी। दिस इज द रीजन जहां पे इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है जवार का, तो 50% ऑफ प्रोडक्शन जवार का यहां पे होगा इस रीजन में, जिसका नाम है वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो जितना इंडिया में जवार का प्रोडक्शन है 50% से ज्यादा प्रोडक्शन जवार का यहां पे होगा। वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन के बाद में देखेंगे साउदर्न प्लेट्यू रीजन। तो यहां पे क्या होगा? मसाले, है ना। बारिश वैसे तो यहां पर बहुत कम होती है, यहां पे बारिश बहुत कम होती है, यहां पे बारिश बहुत कम होती है। बट फिर भी यहां पे क्या चीजें हैं? जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी 111%। ड्राई फार्मिंग की जाती है क्योंकि बारिश बहुत कम है। सर फिर यहां पे तो पानी बहुत होता है, फ्लड, क्योंकि जो सॉइल है उसमें ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। दैट्स वाई यहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ज्यादा होता है ना। आपकी तरफ कौन सी सॉइल है? मैं इस रीजन में रहता हूं तो मेरे तरफ ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। यहां पे अगर देखोगे साउदर्न रीजन में तो यहां पे स्पाइसेस, इडली, डोसा, सांबार, चटनी, ये ट्रेंड अभी इंस्टा पे कुछ दिन पहले बहुत चल रहा था। इडली, डोसा, सांबार, चटनी। तो चटनियां अलग अलग तरीके की कहां पे होती है? केरला। तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगा रे भाई? केरला में सबसे ज्यादा क्या होगा? केरला में? तो इस साइड में सबसे ज्यादा होंगे स्पाइसेस। क्या होगा? स्पाइसेस सबसे ज्यादा होंगे इस साइड में। स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स इस रीजन में सबसे ज्यादा है, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। समझ रहे हो आप बात को? ओके। सो कॉफी, रबर, टी, स्पाइसेस, कार्डेमम, ये सारा इस रीजन में सबसे ज्यादा होगा। रेनफॉल 600 से 1000 mm तक रेनफॉल यहां पे दिखाई देगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ये रीजन, तो आपको क्या लगता है इंडिया में जितनी भी फिशरी होती है इसमें से 20% फिशरी इधर होती है, 80% फिशरी ये वेस्टर्न कोस्टल रीजन पे होती है। हम लोग जब फिशरी पढ़ेंगे मैं बोलूंगा यहां पर लगभग सिर्फ 20% फिशरी होती है, यहां पर 80% फिशरी होती है। 80% बोल रहा हूं मैं, 80% फिशरी इज वेस्टर्न कोस्टल रीजन। सो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी का ये रीजन है इस साइड में। और इस साइड में टेम्परेचर जो है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और यहां पे राइस प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता है और ग्राउंडनट प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत होता है, ये कोस्टल रीजन में राइस एंड ग्राउंडनट प्रोडक्शन। अब आते हैं वेस्टर्न कोस्टल रीजन, ये वाला रीजन, वेस्टर्न कोस्टल रीजन। तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन, गोवा, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन ये आता है। तो 80% जो फिशरी होती है ये इस रीजन में होती है। सर रेनफॉल, सर 2000 से 3600 mm तक रेनफॉल यहां पे भी हो रहा है। बट यहां पे क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस इज द घाट माता, यहां पे है ऐसे डोंग, यहां पे हिली रीजन, देखो यहां पे हिली रीजन। और जो बारिश हो रही है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो इधर से मानसून आता है, ये यहां पर जो हिली रीजन है उसको
ऐसे अटकता है और यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वहां पर बारिश होने की कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये पानी पूरा का पूरा समुद्र में बह के वापिस चला जाएगा। सर ऐसा क्यों, इस साइड में क्यों हो रहा है सबसे ज्यादा फिशरी, इस साइड में क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीप समंदर है, मतलब डीप है, और यहाँ पे उतना मतलब नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि बोट्स, गियर बोट्स सबसे ज्यादा इस साइड में, फैसिलिटीज इस साइड में सबसे ज्यादा है। क्रॉप स्पाइसेस है, प्लांटेशन क्रॉप्स है, इस रीजन में लगाते हैं, जैसे कोकोनट है, कोकोनट यहाँ पे भी लगाते हैं, लेकिन कोकोनट सबसे ज्यादा आता है ये अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, यहाँ पे कोकोनट सबसे ज्यादा आता है। यस, थोड़ा सा बढ़ते आगे, ये होगा वेस्टर्न कोस्टल रीजन। अब हम लोग बढ़ते दैट इज टुवर्ड्स द गुजरात रीजन। अब भारत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स कौन से स्टेट में है? दैट इज इन द गुजरात। क्यों सर? क्योंकि यहां पे सारा समुद्र ये जा रहा है, ऐसे ऐसे समुद्र जा रहा है, सारा का सारा, समझ रही हो, सारा ये सारा का सारा समुद्र यहां से जा रहा है, तो ये सारा समुद्र का पानी ना अंदर आता है, एंड इसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल एलुवियम सॉइल। कोस्टल एलुवियम सॉइल मतलब सर नहीं समझा, कोस्टल का मतलब क्या होगा? कोस्ट रीजन मतलब जहां पर समुद्र का पानी है, और पानी की हेल्प से, चाहे वो समुद्र का हो, किसी भी चीज का हो, है ना, चाहे वो किसी भी चीज का हो, तो पानी इसकी वजह से मिट्टी तैयार हो रही थी, दैट इज एलुवियम सॉइल, तो इसको बोलते हैं कोस्टल एलुवियम सॉइल। यहाँ पे जो मिट्टी है वो कोस्टल एलुवियम सॉइल, इसीलिए इस रीजन में सॉल्ट अफेक्टेड एरिया बहुत ज्यादा है, सॉल्ट अफेक्टेड एरिया, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है। गुजरात में सबसे ज्यादा बिजनेस ही चलता है, और गुजरात में हम लोग सबसे ज्यादा कॉटन ही लगाते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, बाकी पल्सेस वल्सेस नहीं लगाते गुजरात में ज्यादा। सो गुजरात में वैसे भी बारिश कम हो रही है, गुजरात में बारिश वैसे भी कम होती है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की यहाँ पे जो पानी है ना वो मतलब अच्छा पानी नहीं है, वो गुजरात में नहीं, उतना क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। गुजरात इज अ अकॉर्डिंग टू द क्रॉप प्रोडक्शन का स्टेट कंपैरेटिवली गरीबी है, कंपैरेटिवली। अब दिस जोन इज एरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे बहुत लो रेनफॉल होता है, 340 mm, 340 mm से 1700 mm तक रेनफॉल हो सकता है, तो बहुत बार यहाँ पे बारिश कम होती है। इनके यहाँ पे जितनी बारिश होती है, हमारे हॉस्टल पे लोग उतना पानी वेस्ट करते हैं, है ना। सो लैंड 32.5% एरिया इरिगेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमारे देश के अभी के माननीय पंतप्रधान जी यहाँ के वो सीएम रह चुके, तो उन्होंने यहाँ पे बारिश का पानी तो उतना मतलब यूजफुल नहीं होता, इसलिए इरिगेशन के सोर्सेज बना के रखे हैं। तो इरिगेशन के ऊपर ये ज्यादातर क्या करते हैं ना, अपने क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं इरिगेशन के ऊपर, बाकी नेचुरल वाटर के ऊपर नहीं। दिस इज द रीजन ऑफ ऑयल सीड, क्योंकि यहाँ पे ऑयल सीड एंड कॉटन दोनों का ही प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसमें 60% एरिया ड्रॉट प्रोन है, यहाँ पे कभी भी सूखा आ सकता है, सूखा कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो बारिश है वो तो बहकर समुद्र में जा रही है, तो वो स्टोरेज नहीं कर पा रहे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ड्रेनेज बहुत ज्यादा है, मतलब पानी निकल जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे 60% एरिया गुजरात का जो है, तो वो हमेशा वहां पे सूखा आएगा, ड्रॉट प्रोन एरिया है गुजरात में। गुजरात में ऊंट भी दिखेंगे आपको, इसी वजह से दिखेंगे। राजस्थान और गुजरात में ऊंट दिखने की मतलब वजह ही वही है, क्योंकि यहाँ पे ना बाकी एनिमल सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत है उनको। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान के एरिया को बोलते हैं वेस्टर्न ड्राई रीजन, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बारिश का मतलब होता है 95 mm रेनफॉल। तो इतना तो हमारे यहाँ पे वेस्टेज है पानी का, इतना तो हमारे यहाँ पे फ्लश में चला जाता है, इतना तो पानी नहाने में चला जाता है, उतनी ही बारिश वहां पे राजस्थान में हो रही है। सो वेस्टर्न ड्राई रीजन, यहाँ पे लोएस्ट रेनफॉल होता है, ड्रॉट फ्रीक्वेंटली आएगा। इंपॉर्टेंट थिंग, ये कहां पे हॉट एंड सैंडी डेजर्ट है, ऑफन डीप एंड ब्रैकिश वाटर। व्हाट डू मीन बाय ब्रैकिश वाटर? जहां पर समंदर का पानी और मीठा पानी ये एक जगह आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर। मतलब जहां से समंदर का खारा पानी और मीठा पानी अगर ये मिक्स हो जाए, तो जो पानी तैयार होगा उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो यहां पे देखिएगा, तो फेमाइन ड्रॉट ये बहुत कॉमन है। सर फेमाइन का मतलब, ड्रॉट का मतलब 15 दिन अगर बारिश ना हो, सो दैट इज कंसिडर्ड एज 15 दिन अगर बारिश ना हो, सो दैट इज कंसिडर्ड एज ड्राई स्पेल। अगर 15 दिन से ज्यादा बारिश ना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग ड्रॉट। अगर 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन तक बारिश नहीं हुई, ड्रॉट। उससे भी ज्यादा दिन अगर बारिश नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड एज फेमाइन। सो पहले ड्राई स्पेल, उसके सीवियरनेस को बोलेंगे ड्रॉट, उसके सीवियरनेस को बोलेंगे फेमाइन। तो यहां पे बहुत कॉमन चीज है, ये बहुत कॉमन चीज है। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा, अब देखो मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जिसमें जितना जियोग्राफिकल एरिया उसका 86% फॉरेस्ट है, यहां पे 1% फॉरेस्ट है सिर्फ। जितना जियोग्राफिकल एरिया उसके 1% में फॉरेस्ट है। मीठा पानी मतलब जो हम लोग पीते हैं, दैट इज अ मीठा पानी मतलब जो लोग हम लोग पीते हैं, नदी का पानी, रिवर का वाटर, रिवर वाटर, एंड ये समुद्र का पानी, इन दोनों को जब मिक्स होता है, ये जब मिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर। इसको इश्यूराइन वाटर, पीने लायक पानी, पीने लायक पानी, नदी का पानी, वो होता है मीठा पानी। अब आते हैं आइलैंड्स, सबसे आखिर वाला एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, आइलैंड्स। यहां पर है, ये श्रीलंका है, ये अंडमान निकोबार यहां पर है,
अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो इसमें नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड है, 8 से 9 महीने यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, 3000 टू मतलब 3000 से 3600 mm तक रेनफॉल यहाँ पे होता है ना। और यहाँ पे फॉरेस्ट जोन है, तो इसलिए 8 से 9 महीने यहाँ पे जा पाएंगे अपन लोग, और बाकी के 3-4 महीने ये पूरा बंद ही रहता है। सबसे ज्यादा कोकोनट प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, कोकोनट प्रोडक्शन मतलब जितना कोकोनट प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 50% कोकोनट प्रोडक्शन, इसके 50% रीजन में कोकोनट ही कोकोनट है, इसके 50% रीजन में कोकोनट ही कोकोनट है, समझो बात को। सो दैट इज द आइलैंड रीजन। तो हम लोगों ने कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन देखे? 15, ऑन द बेसिस ऑफ हिमालय, ईस्टर्न हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन, ऑन द बेसिस ऑफ गंगा नदी, लोअर गैंगेटिक, मिडल गैंगेटिक, अपर गैंगेटिक, ट्रांस गैंगेटिक, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू, ऑन द बेसिस ऑफ कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल, गुजरात का ऑयल सीड रीजन एंड राजस्थान का वेस्टर्न ड्राई रीजन, और नीचे है 2 आइलैंड्स। बात खत्म, 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन खत्म। 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन खत्म। आपको अभी देना है इसका आंसर। गलत हुआ ना, बहुत पकड़ पकड़ के मारूंगा। गलत हुआ ना तो बहुत पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं। सबसे ज्यादा सोइंग कहां पे होता है? मैंने क्या बोला था? ट्रांसगैंगेटिक प्लेन। मतलब कहां पे है ये कहां पे है? ये है पंजाब का रीजन। वही तो कितनी बार मैं बोल रहा हूं। चलो समरी में हम लोग देखते हैं कितना एग्रोक्लाइमेटिक जोन है टोटल, 15। उसमें हम लोगों ने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ हिमालय, ईस्टर्न हिमालयन रीजन है ना, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ गंगा नदी, लोअर गैंगेटिक प्लेन, मिडल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा भैया? उसके बाद हम लोगों ने देखा प्लेट्यू रीजन। तो प्लेट्यू रीजन में कौन है? ईस्टर्न प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू, है ना। उसके बाद सेंट्रल प्लेट्यू। उसके बाद हम लोग देखेंगे ईस्टर्न, साउदर्न, सेंट्रल प्लेट्यू एंड वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोस्ट के अनुसार, सो ईस्टर्न कोस्टल रीजन, वेस्टर्न कोस्टल रीजन। उसके बाद हम लोगों ने देखा गुजरात वाला ऑयल सीड रीजन एंड राजस्थान वाला ड्राई रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन, और उसके इसको छोड़ के सबसे वाले आइलैंड्स, आइलैंड्स। बस बात खत्म। इतना हम लोगों ने देखा। सर और क्वेश्चन पूछिए ना, ठीक है। आप ही मुझे बताइए विच अमंग द फॉलोइंग रीजन, कौन से रीजन में या फिर कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पे होता है सबसे ज्यादा? बताओ कौन से रीजन में सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगा? इसका आंसर दो मुझे। सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पे हो रहा है? बोलो कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है? लगभग याद भी होगा। वही तो ओम प्रकाश, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप भूल के बताना मुझे। ईस्टर्न हिमालयन रीजन, बात खत्म। बस आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है? वही जो मैंने अभी यहां पे लिखा है ना, जो मैंने अभी यहां पे लिखा है, ऐसा आपको एक पेज पे लिखना है, और उसकी जो स्पेशलिटी है वो आगे लिखनी। बस बात खत्म। एक पेज पे तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन खत्म हो गए, सिंगल पेज खत्म बात। यस करेक्ट है, चलेगा। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। तो मैं संडे को 5 बजे, संडे को 5 बजे, है ना, ऑन संडे, संडे 5 PM, संडे 5 PM आप लोगों का एग्रोनॉमी का कंप्लीट रिवीजन लेक्चर लेने वाला हूं। कंप्लीट रिवीजन लेक्चर, एग्रोनॉमी का कंप्लीट रिवीजन लेक्चर, संडे 5 PM, संडे 5 PM, संडे 5 PM। मैं
आपका रिवीजन लेक्चर लेने वाला हूं एग्रोनॉमी का। मैं रिवीजन लेक्चर लेने वाला हूं एग्रोनॉमी का। तो कितने लोग वो लेक्चर देखेंगे यूट्यूब पे? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे संडे 5 PM एग्रोनॉमी कंप्लीट रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे करवाऊं। वो यूपी एजीटीए वाले बच्चे भी आ जाएंगे उसमें, यूपी क्या कोई तो भी एग्जाम चल रही है ना अभी, उसके भी बच्चे आ जाएंगे। तो मुझे बताइए रिवीजन लेक्चर एग्रोनॉमी का करना है संडे को? संडे को करना है? संडे को आना है ना, आप लोगों को आना है? चलो बाय बाय, टाकरा, टेक केयर, बाय।